करोड़पति महिला ने अपने नौकर को झूठे इल्जाम में जेल भिजवा दिया, लेकिन 20 साल बाद उसी नौकर का बेटा लौटा और जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। रात के लगभग 1:30 का समय था। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे किसी बड़े तूफान का इंतजार हो। उसी सन्नाटे के बीच शहर की सबसे आलीशान कोठियों में से एक राठौर मैंशन के अंदर अचानक एक जोरदार चीख गूंजी, और उस चीख ने कुछ ही सेकंड में पूरे घर का माहौल बदल दिया। नौकर चाकर भागते हुए उस तरफ पहुंचे जहां से आवाज आई थी, और जब सब ने अंदर झांक कर देखा तो वहां का नज़ारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच खड़ी थी काव्या राठौर, शहर की सबसे ताकतवर और अमीर महिला, और उसके हाथ में एक खाली ज्वेलरी बॉक्स था जिसकी ढक्कन जमीन पर गिर चुकी थी, और उसकी आंखों में गुस्सा, डर और अविश्वास एक साथ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस बॉक्स में रखा था एक बहुत ही कीमती हार जो सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की सबसे बड़ी निशानी था, और वो हार अचानक गायब हो चुका था। काव्या की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी जब उसने चिल्लाकर कहा कि पूरे घर को तुरंत बंद कर दिया जाए और कोई भी बाहर न जाए। गार्ड्स ने तुरंत गेट लॉक कर दिए और हर नौकर को हॉल में खड़ा कर दिया गया। वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि अगर काव्या राठौर गुस्से में आ जाए तो उसके फैसले किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। और उस भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो बाकी सबसे अलग था। वो था रघु, लगभग 30 साल का एक साधारण सा नौकर जो पिछले 7 साल से इस घर में काम कर रहा था। शांत स्वभाव, कम बोलने वाला और अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाने वाला इंसान। लेकिन उस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे अंदाजा हो कि आने वाले कुछ पल उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। काव्या धीरे धीरे सबके सामने आई और एक एक करके सबकी तरफ देखने लगी। उसकी नज़रें इतनी तेज थीं कि जैसे वो हर इंसान के अंदर झांककर सच निकाल लेना चाहती हो। उसने कहा कि उस हार की कीमत करोड़ों में है, और उससे भी ज़्यादा उसकी भावनात्मक कीमत है। इसलिए जिसने भी ये हरकत की है, अगर अभी सच बता दे तो शायद उसे माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर बाद में पता चला तो वो इंसान जिंदगी भर पछताएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। तभी अचानक काव्या की नज़र रघु पर जाकर टिक गई। रघु, आगे आओ। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें इतना दबाव था कि रघु के पैर अपने आप आगे बढ़ गए। उसने सिर झुका लिया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। काव्या ने बिना समय गवाए पूछा, आखिरी बार तुम मेरे कमरे के बाहर देखे गए थे, क्या कर रहे थे वहाँ? रघु ने धीमी आवाज़ में कहा, मालकिन, मैं बस पानी रखने गया था। और उसके बाद? काव्या ने तुरंत सवाल दागा। उसके बाद मैं नीचे आ गया, रघु ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्का सा कांपना था। काव्या की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें पता है उस हार की कीमत क्या है? रघु ने सिर झुकाए ही कहा, जी मालकिन। फिर भी तुमने ये करने की हिम्मत कैसे की? ये सुनते ही रघु एकदम चौंक गया। उसने तुरंत सिर उठाकर कहा, नहीं मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ। लेकिन काव्या अब सुनने के मूड में नहीं थी। उसने गार्ड्स को इशारा किया और अगले ही पल 2 लोग रघु के पास आकर खड़े हो गए। पुलिस को बुलाओ। ये 4 शब्द रघु के कानों में हथौड़े की तरह गूंजे। वो बार बार कहता रहा कि वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। बाकी नौकर डर के मारे चुप थे, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, और कुछ ही देर में पुलिस आ गई। रघु को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे ले जाया जा रहा था तो उसने एक बार पीछे मुड़कर काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, दर्द था, और एक सवाल था, क्या सच में आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? लेकिन काव्या ने नजरें फेर लीं, और उसी पल एक कहानी शुरू हुई जो 20 साल तक खत्म नहीं होने वाली थी। जेल के अंधेरे में रघु ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दिन बिताने शुरू किए। हर दिन उसके लिए एक सज़ा था। वो बार बार खुद से यही पूछता कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसने सिर्फ अपनी ईमानदारी दिखाई थी और बदले में उसे मिला था धोखा। बाहर उसकी बूढ़ी माँ हर दिन दरवाजे की तरफ देखती रहती कि उसका बेटा वापस आएगा, लेकिन वक्त बीतता गया और उम्मीद कमज़ोर होती गई। उधर काव्या राठौर की जिंदगी में सब कुछ पहले जैसा चलता रहा, बिजनेस, मीटिंग्स, पार्टियां, सब कुछ। लेकिन एक चीज़ धीरे धीरे बदलने लगी, उसकी रातें। अब उसे नींद नहीं आती थी। हर बार जब वो आंखें बंद करती तो उसे वही नजर आता, रघु का चेहरा, उसकी आंखें, उसका वो सवाल। लेकिन उसने कभी उस केस को दोबारा नहीं खोला। 5 साल बीत गए, फिर 10 साल, फिर धीरे धीरे 20 साल गुजर गए। शहर बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बदलीं। एक अधूरी सच्चाई और एक गलत फैसला। 20 साल बाद शहर में एक नया नाम गूंजने लगा, आर्यन रघुवंशी।
एक ऐसा इंसान जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को टक्कर दे रहा था, जिसकी अपनी कंपनी थी, जिसके पास पैसा, ताकत और दिमाग तीनों थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो किसी मकसद के लिए जी रहा हो। और एक दिन वो सीधा पहुंचा राठौर मैंशन। गेट खुला, गार्ड्स ने उसे अंदर जाने दिया और कुछ ही पलों में वो खड़ा था उसी जगह जहां 20 साल पहले एक निर्दोष इंसान की जिंदगी खत्म कर दी गई थी। काव्या राठौर सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने जैसे ही आर्यन को देखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे अतीत वापस सामने खड़ा हो। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते काव्या जी, मैं एक पुराना हिसाब बराबर करने आया हूँ। और यही वो पल था जहां से कहानी असली मोड़ लेने वाली थी। कदम धीमे थे, लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उसने धीरे से राठौर मैंशन के भव्य हॉल में कदम रखा, जहां एक बार उसकी बूढ़ी माँ और खुद वो रघु 20 साल पहले डर और बेबसी में खड़े थे। अब उसके हाथ में सिर्फ पैसा और ताकत नहीं थी, बल्कि सच्चाई और न्याय का जुनून भी था। काव्या की आंखें उस पर टिकी हुई थीं। उसके भीतर का डर अब फिर उभर आया था। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि अतीत का सामना था। आर्यन में कदम बढ़ाते हुए कहा, काव्या जी, आप शायद मुझे पहचान नहीं पा रही हैं। मैं वही रघु का बेटा हूँ जिसे आप और आपके परिवार ने झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया था। आज मैं आया हूँ सिर्फ अपने पिता का सच सामने लाने। काव्या के होंठ हल्के से कांपे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कहा, ये कैसे संभव है? तुम इतने बड़े हो गए? आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, संभव इसलिए है क्योंकि मैंने कभी अपने पिता का दर्द नहीं भुलाया, और अब मैं वही करूंगा जो मेरे पिता के साथ 20 साल पहले होना चाहिए था। वो हॉल अचानक सन्नाटे में डूब गया। नौकर, चाकर और गार्ड्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये नया कौन है और इतनी निर्भीकता के साथ काव्या से क्यों बात कर रहा है। आर्यन ने अपनी आंखों में आग लिए हुए कहा, मालकिन, आज मैं सिर्फ न्याय के लिए नहीं आया, बल्कि ये दिखाने की कितनी दूर तक इंसानियत का महत्व है। 20 साल पहले आपने सिर्फ पैसा और ताकत देखी, लेकिन भूल गए कि एक गरीब नौकर की सच्चाई भी किसी दौलत से कम नहीं होती। काव्या की आंखों से एक अजीब सा डर झलकने लगा। उसके भीतर का अहंकार हिलने लगा। उसने धीरे धीरे कहा, तुम ऐसा क्या करोगे? मुझे समझाओ। आर्यन ने अपने पास रखी एक फाइल उठाई। उस फाइल में वो सारे सबूत थे, 20 साल पुराने दस्तावेज, गवाहों के बयान और वो ज्वेलरी चोरी की साजिश जिसमें उसके पिता रघु निर्दोष थे। मालकिन, ये सबूत आपके खिलाफ हैं, और ये सिर्फ शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि आप खुद स्वीकार करें कि 20 साल पहले आपने क्या किया। काव्या के चेहरे पर रंग बदल गया। वो अब चुप हो गई। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर ये सच सामने आया तो उसका पूरा साम्राज्य खतरे में था और समाज में उसकी इज्जत खत्म। लेकिन उसके भीतर का अहंकार उसे टूटने नहीं दे रहा था। आर्यन ने कदम बढ़ाया और उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन दिल में दर्द भी छुपा हुआ था। मालकिन, अगर आप सच्चाई स्वीकार करेंगी तो ये सिर्फ आपके लिए एक मौका होगा, सुधार का मौका। लेकिन अगर आप झूठ और ताकत का इस्तेमाल करेंगी तो मैं सिर्फ आपके खिलाफ ही नहीं, बल्कि पूरे शहर के सामने ये सच लाऊंगा। सन्नाटा हॉल में गूंजा। गार्ड्स और नौकर धीरे धीरे पीछे हट गए। काव्या के चेहरे पर अब डर और पछतावा दोनों नजर आने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं। लेकिन तभी दरवाजे खुलते हैं और वहां खड़ा होता है विक्रम मल्होत्रा, वही आदमी जिसने 20 साल पहले रघु और उसके परिवार को धोखा दिया था। वो अब भी अमीर और ताकतवर था, लेकिन उसकी आंखों में लालच और खौफ साफ था। उसने कहा, काव्या, लगता है तुम्हारी कहानी खत्म होने वाली है। ये बच्चा कुछ भी कर सकता है, उसे मत रोकना। आर्यन ने ठंडी नज़र से कहा, विक्रम, आज तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। अब मैं सिर्फ अपने पिता का सच ही नहीं लाऊंगा, बल्कि तुम्हारी सारी साजिशें भी सबके सामने लाऊंगा। आर्यन ने हॉल के बीच खड़े होकर गहरी सांस ली। अब पूरा शहर और वहां मौजूद लोग बस उसकी ओर ताक रहे थे। काव्या और विक्रम के चेहरे पर डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आर्यन ने अपनी आवाज को ठंडा लेकिन करुणामय रखा। उसने कहा, आज सिर्फ मेरे पिता का सच सामने नहीं आया, बल्कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर इंसानियत और ईमानदारी का रास्ता अपनाया जाए तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसी बीच पुलिस ने विक्रम और काव्या को गाड़ियों में बैठाया।
बाहर की भीड़ अब जश्न मनाने लगी थी, लेकिन आर्यन की नज़रें वहां से हटकर उस बस्ती की ओर जा रही थी, वो बस्ती जहां 20 साल पहले उसके पिता और उसकी मां ने संघर्ष किया था, और जहां गरीब परिवारों की आंखों में डर और निराशा थी। आर्यन ने तुरंत अपने ड्राइवरों और अधिकारियों को कहा, चलो, हमें उसी बस्ती का दौरा करना है। वहां मैं उन लोगों से मिलूंगा जिन्होंने सच्चाई की हिम्मत दिखाई थी। कारों का काफिला जैसे ही बस्ती में घुसा, वहां के लोग अपनी झोपड़ियों से बाहर निकल आए। वे डर और आश्चर्य के मिश्रित भावों के साथ देख रहे थे कि अब वही आर्यन, जिस बच्चे को उन्होंने 20 साल पहले देखा था, उनकी जिंदगी बदलने के लिए आया है। आर्यन ने झोपड़ी के सामने अपनी कार रोकी। पुराने टूटे-फूटे घर अब भी वैसा ही खड़े थे, मिट्टी की दीवारें, टिन की छतें और धूल में खेलते बच्चे। लेकिन इस बार हवा में उम्मीद की खुशबू थी। उसने अपनी इंजीनियरों और समाज सेवियों को निर्देश दिया, यहीं हम एक स्कूल और एक अस्पताल बनाएंगे। सभी गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई और इलाज मुफ्त होगा। कोई भी भूखा नहीं सोएगा। लोगों की आंखों में चमक आ गई। बूढ़ी माँ कांपते हाथों से उसके पास आई और कहा, बेटा, आज तूने हमारी जिंदगी बदल दी। तू सिर्फ अमीर नहीं बल्कि सच्चा इंसान निकला। आर्यन ने झुककर उनकी झुर्रियों भरी हथेलियों को छुआ और कहा, अम्मा, ये सब आपका और आपके परिवार का हौसला ही था जिसने मुझे प्रेरित किया। अगर आप लोग डरकर चुप रहते तो शायद मैं भी डरकर बैठ जाता। तभी गुड़िया, जो अब बड़ी हो चुकी थी, सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर की तरह खड़ी थी। उसकी आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। उसने धीरे से कहा, आर्यन अंकल, मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है। अब मैं इस बस्ती के बच्चों को भी इलाज और शिक्षा दूंगी। आर्यन ने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी है। आज से तुम सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि एक मिसाल हो कि गरीब इंसान भी सच्चाई और मेहनत से बड़ा बन सकता है। बस्ती के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। उन्होंने देखा कि असली दौलत पैसों में नहीं बल्कि दिल और इंसानियत में होती है। अब वहाँ सिर्फ खुशी, प्यार और सम्मान का माहौल था। इसी बीच पूरे शहर में खबर फैल गई कि आर्यन रघुवंशी और उसकी टीम ने बस्ती का रूप पूरी तरह बदलने की योजना बनाई है। वहाँ अस्पताल और स्कूल के निर्माण का काम शुरू हो गया। लोग अब सिर्फ अपने आप में नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करने में भी जुट गए। वहीं अदालत में विक्रम मल्होत्रा की सुनवाई पूरी हुई। सबूत इतने मजबूत थे कि उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। काव्या ने भी अंत में स्वीकार किया कि उसने झूठ और लालच की राह अपनाई थी। दोनों अब कानून के हाथों में थे और शहर ने राहत की सांस ली। आर्यन ने बस्ती के बीच खड़े होकर कहा, देखो लोग, 20 साल पहले मेरे पिता निर्दोष थे। आज हम सबके सामने सच्चाई आई। असली अमीरी पैसों में नहीं बल्कि ईमानदारी, इंसानियत और हिम्मत में होती है। ये बस्ती अब सिर्फ घरों का नाम नहीं बल्कि सच्चाई और करुणा का प्रतीक बनेगी। बस्ती के लोग झुककर सिर हिलाने लगे। बच्चे खेलते हुए मुस्कुराए। बूढ़ी माँ ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बेटा, तूने हमें सिर्फ अमीर नहीं बनाया बल्कि हमें इंसानियत सिखा दी। गुड़िया अब डॉक्टर बन चुकी थी। रामू की आंखों में गर्व की चमक थी और बस्ती में हर किसी ने पहली बार महसूस किया कि सच्चाई और इंसानियत किसी भी ताकत से बड़ी होती है। समय बीतता गया। महीनों में स्कूल और अस्पताल का निर्माण हुआ। बस्ती के लोग खुद अपने घरों को सुधारने लगे। हर हफ्ते आर्यन वहां आता और बच्चों के साथ पढ़ाई और खेल का हिस्सा बनता। एक दिन स्कूल के गेट पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, ये जगह इंसानियत ने बनाई है। यहाँ गरीब की हिम्मत और एक दिलदार करोड़पति के प्यार ने दुनिया बदल दी। आर्यन ने वहां खड़े होकर धीरे से कहा, आज जो भी हो रहा है वो दिखाता है कि असली दौलत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि दिल में होती है। अगर हम सब मिलकर सच्चाई और इंसानियत अपनाएं तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। बस्ती के बच्चे, बूढ़े और युवा सभी उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखें अब सिर्फ आंसुओं से नहीं बल्कि खुशी और उम्मीद की चमक से भरी हुई थीं। गुड़िया ने धीरे से कहा, अंकल, अब मैं जानती हूँ, इंसानियत और सच्चाई ही असली अमीरी है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। आर्यन मुस्कुराया और उसकी नजरें बस्ती के ऊपर फैल गईं। एक नई सुबह, नई उम्मीद और एक नई कहानी की शुरुआत। और इस तरह 20 साल की तकलीफ, सच्चाई की तलाश, इंसानियत की जीत और समाज की पूरी बस्ती की जिंदगी बदल गई। कहानी खत्म नहीं होती क्योंकि इंसानियत कभी खत्म नहीं होती।